हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेनस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक फर्स्ट बुक का 5 चैप्टर समझाऊंगा, जिसका नाम है मुद्रा। आइए चलते हैं। मुद्रा का अर्थ है उसके विकास। पहला टॉपिक हमारा यही है। एक वस्तु जो विनिमय लेन देन के रूप में सामान्य रूप से हमारे स्वीकार की जाती है, यानी जो हम लेन देन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम मुद्रा कहते हैं। यानी विनिमय के माध्यम से, यानी लेन देन का मतलब, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। वस्तु लेन देन करने के लिए हम उसे स्वीकार करते हैं, इसे ही मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत में 1 रुपये मुद्रा है, क्योंकि यह भारत की सामान्य रूप से स्वीकार की गई है। अब आता है प्राचीन काल में वस्तु का विनिमय द्वारा लेन देन कैसे किया जाता था। इसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सामान्य देकर काम चलाया जाता था। यानी पहले प्राचीन समय में क्या होता था, वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु का प्रयोग होता था। वस्तु के बदले किसी व्यक्ति को वस्तु देनी होती थी। यानी इसमें क्या क्या हानि थी, क्योंकि कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं थी। यानी इसमें क्या क्या हानि होती थी, वस्तु के बदले वस्तु देनी पड़ती थी। लेकिन जिसको अब क्या होगा, हमें वस्तु के, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। यानी 2 व्यक्ति हैं, एक को किसी चीज़ की ज़रूरत है और एक को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उसको दोबारा से फिर भी उसको वस्तु देनी पड़ेगी। तो उसमें नुकसान था, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु लेनी पड़ेगी। कुछ सामान, यानी मनी कुछ था ही नहीं। इस वजह से प्रचार किया गया, यानी देखा गया, इसका इस्तेमाल किया गया। पहले क्या होता था, अब आता है जब देखा गया कि वस्तु विनिमय से लोगों का नुकसान हो रहा है और अर्थव्यवस्था में कमी आ रही है। पहले क्या होता था, अर्थव्यवस्था कुछ होती ही नहीं थी, अर्थव्यवस्था नहीं चलती थी। पहले हमने मुद्रा का आविष्कार किया, फिर हमने मुद्रा का आविष्कार कर दिया, जो विनिमय का सामान्य माध्यम, यानी विनिमय की तरह ही होती थी, लेन देन के काम में आ सकती थी। अब वस्तु को वस्तु के लिए नहीं बेचा जाता, इसके स्थान पर अब वस्तु को मुद्रा के लिए बेचा जाता है। यानी मुद्रा देते हैं हम, वस्तु ले लेते हैं और वस्तु के बदले मुद्रा मिल जाती है। सबसे पहले मुद्रा जो थी वो सोने व चांदी के सिक्कों के रूप में बनाई गई थी, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, कागजी मुद्रा आ गई। धीरे धीरे बदला, मिश्र धातु की बदल गई, सिक्के बने। वर्तमान में प्लास्टिक मुद्रा आने लगी। प्लास्टिक मुद्रा भी आती थी पहले, वर्तमान में आती भी है, प्लास्टिक मुद्रा भी होती है। अब बता, और ई मुद्रा का युग जो बैंकों के क्रेडिट डेबिट द्वारा होता है। यानी ई मुद्रा कहते हैं, यानी जो हम डेबिट द्वारा निकाल लेते हैं, क्रेडिट द्वारा निकाल लेते हैं, लेन देन कर देते हैं, उसे बोलते हैं ई मुद्रा। मुद्रा के रूप में बिजली के द्वारा निकाली जाती है। मुद्रा की उत्पत्ति विकास को बढ़ाने में की जाती है। यानी जो मुद्रा को क्या होता है, मुद्रा बिजली के द्वारा निकाल, जैसे कैसे, डेबिट कार्ड जो मशीन है वो बिजली से तो चलती है, इसलिए वो निकल जाते हैं आराम से पैसे। हम डेबिट कार्ड से मशीन से निकाल लेते हैं, ATM मशीन से निकाल लेते हैं पैसे। अब आता है मुद्रा का आविष्कार विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ। धीरे धीरे इसका प्रयोग और काम में भी किया जाने लगा। जैसे कि मुद्रा का मूल्यांकन संचयन, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी किया जाने लगा। मुद्रा का प्रयोग बचत करने के लिए भी किया जाने लगा, स्टोर करने के लिए भी जाने, सेविंग करने के लिए भी करने लगा। मूल्य का मापदंड होने लगा। वस्तु तथा सेवाओं के रूप में मापने के लिए भी इसका प्रयोग होने लगा। यानी मुद्रा को कितनी मुद्रा, यानी लेन देन के मामले में, यानी इसको मापने, एक सीमा के मापने के लिए भी इसका प्रयोग होने लगा। और स्थगित भुगतान के माप के रूप में भी किया जाने लगा। यानी एक स्थगित भुगतान, जिनका भुगतान तत्काल में ना देकर आगे भविष्य में दिया जाए। यानी जैसे कि उधार के तौर पे किया जाने लगा इसका प्रयोग, यानी हम बाद में दे देंगे पैसे, तो उधार हो गया एक तरह से, उधार के तौर में भी किया जाने लगा। जैसे कि शिक्षक की सैलरी, या कि एक शिक्षक की सैलरी, जैसे कि 1 महीने बाद दी जाती है ना सैलरी, तो जैसे कि दिन चढ़ा के, ऐसे इसे बोलते हैं, इसका प्रयोग किया गया। इसी कारण मुद्रा विनिमय के रूप से कहीं बैठकर है, यह बहुत से ऐसे काम कर सकती है जो देश की अर्थव्यवस्था और देश के विकास काम कर सकती है। इसलिए मुद्रा वह जो है मुद्रा का कार्य है। यानी मुद्रा का बहुत ज़रूरी हो गया आज के समय में। मुद्रा बड़ी काम आने लगी और विनिमय मुद्रा से बहुत ज़रिया बेहतर है। अब आता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली के 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है, 1 मिनट, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु लेन देन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें लोगों को उन वस्तु के लिए ज़रूरत होनी चाहिए जो उनके ज़रूरी है। इस कारण इसे आवश्यकता का दोहरा सहयोग भी कहा जाता है। यानी वस्तु के बदले वस्तु, यानी ये वस्तु वही ले सकता है जैसे कि उसके बदले वही वस्तु चाहिए उसको, जो उसको ज़रूरत है। यानी मुझे पेन की ज़रूरत है तो दूसरे बंदे से मुझे पेन ही चाहिए, जब ही ले पाएगा वो, इसलिए ये नुकसानदायक थी। इसमें वस्तु के बदले वस्तु लेन देन होगी, क्योंकि
भी मुद्रा का काम नहीं था। इसमें कोई मुद्रा का काम नहीं था, केवल वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। केवल वस्तु अर्थव्यवस्था में थी, यानी केवल वस्तु ही वस्तु थी और वस्तु का विनिमय, इसलिए वस्तु का विनिमय से होता था, यानी वस्तु का लेन देन होता था। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। अब आता है वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां और असुविधाएं एवं उनका हल कैसे निकला गया। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। पहला, आवश्यकता का दोहरा संयोग। यह एक समय के एक बिंदु पर दो व्यक्तियों की ऐसी दो वस्तुओं की आवश्यकताओं होती है जिसके वे अपनी आवश्यकताओं के संतुष्ट के विनिमय करने के लिए इच्छुक होते हैं, यानी इच्छुक होते हैं तभी वो लेन देन करते हैं, किंतु सदैव इतना सरल नहीं होता। जैसे कि मुझे घोड़े की आवश्यकता है और उसके पास देने के लिए गाय है और आपको गाय ही चाहिए और उसके पास गाय है, तो वो लेन देन हो जाएगा। यही होता है वस्तु विनिमय। लेकिन आप आवश्यकता के दोहरा सहयोग भी कहते हैं इसको। कठिन लूटपोट हो जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरे पास पेन है, उसको चाहिए किताब, तो मेरे पास किताब तो यानी मेरे पास पेन है, तो मैं उसको क्या करेगा, वो मुझसे नहीं लेगा, यानी वस्तु विनिमय नहीं करेगा। यही कारण था, इसका नुकसान था। वस्तु में के दो दोहरे संयोग भी कहा गया इसको। और विनिमय के इस कार्य से लोगों को लेन देन सही से नहीं हो रहा था, इसलिए इस कारण मुद्रा को अपनाया गया और कार्य ने इसके बाद इसको बदल दिया और इसका अच्छा माध्यम हो गया, इसका लेन देन अच्छे से होने लगा। अब आता है मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव कैसे हुआ। मुद्रा के विकास ने मूल्य की सामान्य इकाई को प्रस्तुत किया और इस प्रकार हम इसे लेखा या हिसाब किताब में प्रमाणित कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, यानी इसके हम लेखा जोखा रख सकते हैं। यानी जैसे कि बैंकों में लिखा जाता है हमारे कितने पैसे हैं, हमारे जो पासबुक है उसमें लिखा होता है कि हमारे कितने पैसे हैं, इसको लेखा जोखा में लिखा जाता है। अब भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतान की कठिनाई होती थी पहले इसमें, लेकिन अब नहीं होती। प्राचीन समय में क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी, परंतु वर्तमान में मुद्रा के चलते हमें भविष्य में ठेके के भुगतान कर सकते हैं और वर्तमान में से खरीद भी सकते हैं और भुगतान भविष्य में कर सकते हैं। और मुद्रा ने इसे सरल बनाया, यानी जैसे कि हमने कुछ सामान लिया है, यानी ठेकेदार जो हमारी सैलरी आती है, जैसे कि जो मज़दूरों की सैलरी आती है, मज़दूर मिलता है उनको, तो वो महीने पे मिलता है, तो उसमें भी हमें फ़ायदा हो गया, भविष्य में उसको दे सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय में तुरंत देना पड़ता था, उसमें नुकसान था। मूल्य संचय यानी मूल्य बचत तथा मूल्य हस्ताक्षर की कठिनाइयाँ हुई। वस्तु के बदले वस्तु अर्थव्यवस्था में बचत केवल वस्तु के लेन देन में होती थी, यानी पहले समय में क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु थी, लेकिन अब बचत भी कर सकते हैं इसमें। जैसे हमें कुछ पैसा बचता है तो हम बचा सकते हैं, बैंक में प्रयोग कर सकते, बैंक में सेविंग कर सकते हैं उसको। इस बचत लागत के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूंजीगत हानि का भी व्यय शामिल था, यानी पहले लेन देन वस्तु का हस्ताक्षर करना और जो कि महंगा होने के साथ साथ एक कठिन कार्य भी है। मुद्रा ने इसे विकास के नज़र में बहुत सरल बना दिया। यानी पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय का माध्यम था, यानी प्राकृतिक नुकसान भी था, लोग कुछ भी काट के देते थे, यानी जैसे कि मेरे को ज़मीन की तो पेड़ काट के यहाँ पे ज़मीन बना देते, क्योंकि पहले तो ये चीज़ होती नहीं थी, तो क्या सेविंग में कुछ होती नहीं थी, लोग जो चाहिए उसको मांग के अपनी वस्तु को लेन देन करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, मुद्रा ने इसको सरल बनाया। लोग क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, अपने जो उनका पैसा बचता है वो बैंक में डिपॉजिट करके, यानी डिपॉजिट करके उसको सेविंग कर सकते हैं, जो आने वाले में उनको फ़ायदा देगा। आइए चलते आगे। अब आता है मुद्रा के रूप। मुद्रा के रूप दो प्रकार के होते हैं, आदेश मुद्रा तथा न्यास मुद्रा और पूर्ण कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा। अब आता है आदेश मुद्रा किसे कहते हैं। आदेश मुद्रा या न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा यानी आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के द्वारा आदेश की जाती है, जैसे सिक्के, नोट। इसमें लोगों को बाध्य होते हैं, यानी लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल वो लेन देन कर सकते हैं, जो कि सरकार द्वारा ये स्वीकार करने के लिए होती है, यानी हमें स्वीकार करनी पड़ती है ये। अब आती है न्यास मुद्रा। वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम से रूप में स्वीकार की, यानी विनिमय के माध्यम से स्वीकार की जाती है, और क्योंकि जो पारस्परिक यानी लेने वाला और आदर्शता देने वाला, यानी लेने वाला और देने वाला दोनों के लिए विश्वास पर आधारित होती है। जैसे कि मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ और आप मुझे 50 रुपये दे रहे हो, मैंने सामान लिया और मेरे को
150 विश्वास तरह से, यानी वो नोट चल सकता है, वो विश्वास हो गया एक तरह से। इसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना विश्वास पर शामिल है। जैसे कि चेक हो गया। चेक क्या होता है? चेक मैंने आपको दे दिया फॉर्म भर के, आप बैंक में से पैसे निकाल सकते हैं, तो वो विश्वास हो गया एक तरह से। सरकार के किसी आदेश, यानी सरकार का एक आदेश यानी एक नीति के अनुसार है ये चीज़ भी। आइए चलते हैं आगे। अब आता है पूर्ण कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा किसे कहते हैं। वह मुद्रा जो सिक्के के रूप में होती है, जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इसका मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। यानी मौद्रिक मूल्य वह मूल्य होता है जो उसकी जो कीमत होगी बनने की, उसके बराबर होता है मौलिक मूल्य। जैसे कि भारत, अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, भारत में अंग्रेजों के शासन में काल में अंग्रेजों के शासन में 1 रुपये का सिक्का जारी किया था और उस वस्तु का मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर था। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि 1 रुपये के सिक्के में लगी चांदी का बाजार मूल्य 1 रुपये, यानी जो इसमें जो चांदी लगी हुई थी उसमें जो पहले के अंग्रेजों के शब्द में जो चांदी लगी हुई थी सिक्के में, वो 1 रुपये की कीमत के बराबर थी, इसलिए उसका 1 रुपया था। इसको बोलते हैं मौद्रिक मूल्य के बराबर होना। अब आता है साख मुद्रा किसे कहते हैं। वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। जैसे कि भारत में कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनका वस्तु मूल्य 1 रुपये से अधिक होता है, परंतु उन्हें खरीदकर अगर हम उसे पिघलाकर कुछ बनाते हैं तो उसका मूल्य अधिक हो जाता है, यानी इसको कहते हैं मौद्रिक मूल्य अधिक होना। यानी उसके बनने से, यानी उसको पिघला के कुछ बनाएंगे तो ज़्यादा होगा, उसके जो बनने का जो पैसा लगा है, यानी जो उसकी रेट है उसके ज़्यादा होना, उसकी जो कीमत है उससे ज़्यादा होना उसका, इसको कहेंगे मौद्रिक मूल्य। अब आता है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति का मतलब है एक निश्चित समय के लिए मुद्रा का स्टॉक को जमा करना, और देश में लोगों के पास जो जमा करी मुद्रा है, यानी जो पैसे हैं, वह आर्थिक कमी में काम आ सकती है कुल मुद्रा के स्टॉक से है। यानी इसी को कहते हैं कुल मुद्रा का स्टॉक। यानी हम क्या करते हैं, पैसे की सेविंग करते हैं जिससे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति आती है यानी ख़राब हो जाती है तो उसमें काम आ जाती है, इसको मुद्रा की पूर्ति बोलते हैं। अब सरकार के पास भी मुद्रा के स्टॉक को शामिल नहीं किया जा सकता। इनमें क्या करते हैं, जो हमारी सेविंग होती है इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता इसको। अब आता है, और ना ही जो बैंकों के पास व्यवसाय के मुद्रा के स्टॉक होता है, यानी जो बैंकों के पास जो पैसा जमा होता है वो भी इसमें स्टॉक में शामिल नहीं किया जाता है। तथा बैंकिंग व्यवस्था मुद्रा के जो स्टॉक होता है वो देश की अर्थव्यवस्था चलने के लिए होता है, इसलिए इन दोनों को नहीं जोड़ा। यानी जो बैंकों के पास पैसा होता है, जैसे कि हमने जमा कर दूसरे बंदे ने ले लिया, तो वो देश की जनता यानी आने जाने यानी लेन देन चलता रहता है, उसके लिए काम आता है वो पैसा। जो मुद्रा की पूर्ति करने वाले के पास रखे मुद्रों की स्टॉक को देश की मुद्रा की पूर्ति का एक भाग कभी नहीं माना जाता। यानी जो मुद्रा का स्टॉक है उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ सकते और सरकार उसे अपना नहीं मान सकती, वो केवल लेन देन के मामले में ही होता है, क्योंकि वह जनता का होता है, उसको सरकार नहीं जोड़ती, वह केवल जनता का है, इसलिए वो केवल लेन देन के मामले में ही होता है। अब आता है मुद्रा की पूर्ति के माप यानी घटक क्या क्या हैं इसको 3 प्रकार के घटक दिए हमें, M1, M2, M3 और M4। लेकिन इसके 3 प्रकार के घटक 3 प्रकार के हैं, इसको M1, M2, M3 और M4 से मापा जाता है। देखिए मुद्रा की पूर्ति का M1 क्या होता है, इसका घटक है M1 का मतलब होता है जनता की पास करेंसी प्लस मांग जमाएँ DD इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएँ OD बोलते हैं इसको। ये 3 प्रकार के घटक होते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ भी जाता है, आपको उसको याद करना है। अब आता है जनता के पास जो सिक्के नोट शामिल होते हैं उसे बोलते हैं सी से जोड़ा जाता है उसको। जनता के पास जो सिक्के नोट होते हैं उनको बोलते हैं सी से जोड़ा जाता है उनको भी। DD क्या होता है, DD जनता के मांग जमाओ, इन जमाओं को जनता की मांग के अनुसार निकाला जाता है क्योंकि यह जनता का पैसा होता है। यानी जो हमारे पैसे जो होते हैं जो हमारे बैंक में जमा होते हैं उनको होते हैं DD, ठीक है, चेक द्वारा या लेन देन बैंक द्वारा किया जाता है इसका। अब आता है OD, ये अन्य जमाएँ होती हैं, यानी जो अन्य जमाएँ होती हैं जैसे LIC वगैरह करा लेते हैं, ये अन्य जमाएँ हो गई। अब आता है RBI की कुछ काम है वो देख लेते हैं। RBI के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं यानी NBARD, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की मांग जमाएँ
इसमें पूरे देश के पैसे होते हैं और यह ही सरकार को पैसा देती है। ठीक है, यानी ये एक तरह की संस्था है जो और बैंकों के, यानी जो हमारे SBI कई तरह के बैंक हैं उनको पैसा देती है। वाणिज्य बैंक बोलते हैं उनको, वो आप 6 चैप्टर में पढ़ोगे, इसमें केवल अभी डीपली समझ लीजिए। RBI के पास विदेशों के केंद्रीय बैंकों को और विदेशी सरकार का भी मांग जमा होता है, यानी जो RBI के पास विदेशों से जो प्राप्त पैसा होता है वो भी पैसा जमा होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं यानी IMF तथा विश्व बैंक की मांग भी जमा होती है, यानी IMF जो बाहर के पैसे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय यानी अंतर्राष्ट्रीय जो पैसा जमा करती है वो भी इसमें जमा होता है। ये सबसे बड़ा बैंक होता है, जो RBI बैंक है वह वो सबसे बड़ा बैंक होता है। अब आता है OD में कुछ शामिल नहीं किया जाता, यानी जो OD है उसमें कुछ शामिल नहीं किया जाता, जैसे कि जो देश की सरकार की RBI के पास जमा होता पैसा होता है उसको जोड़ा नहीं जाता RBI में। OD का मतलब होता है अन्य पैसे होते हैं, इनको जोड़ा नहीं जाता। इसके 3 फैक्टर होते हैं जैसे मैंने बताया आपको, है नहीं। अब आता है मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, यानी मुद्रा को हमें देता कौन है, मुद्रा कहाँ से आती है। अब आता है इसमें कौन कौन से देश शामिल है। भारत की RBI, वाणिज्य बैंक, सरकार, 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। मुद्रा की पूर्ति करने में 3 लोग, यानी मुद्रा का निर्माण करने में 3 लोग शामिल होते हैं। भारत की RBI यानी RBI बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, और वाणिज्य बैंक, यानी वाणिज्य बैंक होता है प्राइवेट, जो भारत क्या है वाणिज्य बैंकों को देता है, वो हमें लेन देन करवाता है। अब आता है सरकार नियम बनाती है। अब आता है भारत में मुद्रा की पूर्ति मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह प्रमुख पूर्तिकर्ता RBI न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर करेंसी जारी करता है। इस प्रणाली में RBI के पास 200 करोड़ का सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियां कोष भी रखनी पड़ती है। इनमें से क्या होता है, 115 करोड़ का सोना होता है और आवश्यक होता है, तब हमें RBI अपने बैंक से करेंसी देता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, यानी RBI क्या करता है, करेंसी जारी करता है भारत में। उसको अगर हम कोई वाणिज्य बैंक यानी उसको पैसा देता है, पैसा छापता है, उसको एक सरकार क्या करती है, एक अधिकार देती है उसको, यानी एक तरह से सीमा देती है कि तुम्हें इतना पैसा छापना है। लेकिन अगर प्राइवेट बैंकों को उनसे पैसा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, 200 करोड़ का उनके पास जमा करने पड़ेंगे, 200 करोड़ रुपये। 200 करोड़ में क्या क्या जमा करना पड़ता है, 115 करोड़ का सोना होता है और बाकी कैश जमा करना होता है, जब उसको वाणिज्य बैंकों को पैसा मिलता है RBI द्वारा। अब आता है वाणिज्य बैंक मुद्रा की पूर्ति द्वारा महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी वाणिज्य बैंक जो है मुद्रा की पूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि हमें लेन देन करवाता है वाणिज्य बैंक। केंद्रीय बैंक के विपरीत वाणिज्य बैंक के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता। वाणिज्य बैंक नोट तथा सिक्के जारी नहीं करता सकता, फिर भी यह मुद्रा की पूर्ति करने वाला होता है, क्योंकि लेन देन करवाता है। जैसे बैंक है, बैंक हमें लेन देन करता है, यानी हम पैसे जमा भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, ये संस्था है एक तरह, ये बोल सकते हैं। समझे ना आप लोग। फिर भी यह मुद्रा की पूर्ति का, क्योंकि मांग जमाओं के द्वारा मुद्रा की सृजन करता है, यानी लेन देन करता है। यह जमाएं मुद्रा की पूर्ति के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि यह जमाएं चेक जमाएं होती हैं। चेक जारी करता है जिससे लोगों को मुद्रा की चेकर से, यानी चेक भी जमा वाणिज्य बैंक करता है, चेक भी देता है, यानी चेक हम कोई बैंक देता है, कोई व्यक्ति हमें चेक देता है, हम चेक से पैसे निकाल सकते हैं, तो हमें ये भी जारी करवाता है। वो चेक क्या होता है, चेक इसके पास जमा हो जाता है, लेकिन RBI में चेक RBI क्या करती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो चेक करता है इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि किसी का पैसा हम ऐसे नहीं ले सकते ना, तो इसको चेक करता है। RBI के पास चेक होने जाता है ये, फिर द्वारा हमको चेक होने के बाद फिर पैसा मिलता है इसमें। वाणिज्य बैंकों के द्वारा मांग जमाओं के माध्यम से सृजन यानी लेन देन, मुद्रा का लेन देन बैंक कहलाता है, यानी वाणिज्य बैंक को जो लेन देन करते हैं उसी को बैंक कहते हैं। अब आता है थर्ड लास्ट टॉपिक इसका, सरकार देश में मुद्रा की पूर्ति का तीसरा स्रोत है। सरकार जो है वो मुद्रा की पूर्ति का सबसे बड़ा तीसरा स्रोत है। क्या करती है सरकार, भारत में सरकार का वित्तीय मंत्रालय होता है, जो कि 1 रुपये के नोट का सही पैकेट सिक्के जारी करता है, यानी 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये के, जो 3 रुपये का तो नोट होता नहीं है, 5 का और 10 का जो सिक्का चल रहे हैं होते हैं ये लोग सिक्के, ये सेब सरकार के द्वारा होते हैं। यह सरकार वित्तीय मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आशा करता हूँ मैं आपको इस चैप्टर समझ आया होगा।
गाइस हमारे 31 तारीख को पेपर है, तो आप जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए, और आपको कुछ भी डाउट हो और कोई भी चैप्टर समझना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।